वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। तो दोस्तों आज हम फिर से बहुत ही लाजवाब सेशन लेकर आ गया हूं। जो सभी को पता है कि आज जो सेशन है वो केमिस्ट्री से होने जा रहा है और चैप्टर नंबर 5 है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक 1, 2, 3 और 4 मतलब 4 चैप्टर नहीं देखे वो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में चला जाइए या वहां से आप प्ले लिस्ट में भी चला जाइए, उसमें सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां पड़ा हुआ है। तो चलिए आज हम बहुत ही लाजवाब सेशन लेकर आए हैं जो 2024 में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5वां चैप्टर से आने वाला है, यानी जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। क्या नाम है? पृष्ठ रसायन है। उसका सारा ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। और पता है सभी को है कि प्रतिदिन 7:30 बजे लाइव बिल्कुल जुड़ना ना भूले और सब लोग फटाफट आ जाइए। और जीत है तो जीत है, ठीक है, ये तो टाइटल ही है। आगे बढ़ते हैं और समय को बिना गवाए हुए सब लोग जुड़ जाइए और चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पर, जो इस तरह से है। आज सारा क्वेश्चन चलेगा फायरिंग क्वेश्चन। क्या बोले? मतलब फायरिंग क्वेश्चन आज चलने वाला है, ठीक है। इसलिए फायरिंग मतलब क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाइए, ठीक है। आज न्यूमेरिकल शायद होगा या नहीं होगा, लेकिन जो भी है क्वेश्चन लाजवाब है, ठीक है। तो चलिए समय को बिना गवाए हुए डायरेक्टली हम चलेंगे क्वेश्चन पर। अब पहला नंबर क्वेश्चन जो कि 5वां चैप्टर से है पृष्ठ रसायन से, जो कि नाम है पृष्ठ रसायन। और पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कौन है? अभिक्रिया है कैसा है? रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है? तो हम लोग जानते हैं कि उत्क्रमणीय है। रासायनिक अधिशोषण, अधिशोषण एक अवशोषण होता है, अधिशोषण बोल रहा है तो उत्क्रमणीय, और अवशोषण बोलता है क्या होता? यहाँ पास अधिशोषण अवशोषण बोलता तो क्या बोलते हैं हम? तो अनुक्रमणीय बोलता, लेकिन अधिशोषण बोले इसके क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय। चलिए सब लोग लगाते चलेंगे, कमेंट करते चलेंगे। और भीविया इसको सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को ही भीविया फॉर एग्जाम 2024 के लिए लगा लीजिए, और 2020 में हालांकि पूछा भी है। चलते हैं दूसरा नंबर। नहीं बोले एकदम लाजवाब क्वेश्चन, सारा के सारा क्वेश्चन लाजवाब है। चलिए दूसरा नंबर, निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता? किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता? सब लोग लगाएंगे, बहुत अच्छा लगा रहे हैं। चलिए बताइएगा सभी लोग, टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता है? तो चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। अब टिंडल प्रभाव होता है क्या सर? टिंडल प्रभाव, अगर टिंडल प्रभाव क्या होता है सर? तो टिंडल प्रभाव आप सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरी में, तो हम अब बहुत जल्द थ्योरी लेकर आ रहे हैं, थ्योरी क्लास लेकर आ रहे हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी हम उसमें सारा क्वेश्चन थ्योरी का करा देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे जो भी हो, है ना। तो चलिए निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है, तो चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। बाकी सोने के कोलाइडी घोल में और ये सस्पेंशन में, इमल्सन में, सब में टिंडल का प्रभाव पाया जाता है। आगे चलते हैं तीसरा नंबर। चलिए बताइएगा, सब लोग लगाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एलएम शुद्धिकरण, है ना, एलएम शुद्धिकृत करता है कीचड़ युक्त जल को डायलिसिस के द्वारा, अधिशोषण के द्वारा, क्या लिखा है, कोएगुलेशन के द्वारा या वास्तविक विलयन बनाकर। चलिए सब लोग लगाएंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो कोएगुलेशन के द्वारा। किसके द्वारा? कि एलएम शुद्धिकरण करता है कीचड़ उसको, मतलब गंदा जल, कैसा जल को? तो गंदा जल को कैसे शुद्ध करता है? किस प्रक्रिया के द्वारा? तो कोएगुलेशन के द्वारा शुद्ध करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, कि यदि परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम कैसा हो? ठोस हो। परिक्षेपित प्रवस्था कैसा बोला? द्रव हो, और परिक्षेपण माध्यम कैसा हो? ठोस हो। तो उसमें कोलाइड जाना जाता है, सॉल जाना जाता है, या जेल बोलते हैं उसको, या इमल्सन बोलते हैं, या फोम बोलते हैं। चलिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको भीविया लगाए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। बताइएगा 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो सर जी उसको हम जेल बोलते हैं। कब जेल बोलेंगे? जब परिक्षेपीय प्रवस्था द्रव होगा और माध्यम कैसा होगा? ठोस होगा, तब उसको हम जेल बोलेंगे। आगे चलेंगे 5वां पर, कि ताजे वायु नहीं, ताजे अवक्षेप माने, क्या मानते हैं इसको? अवक्षेप, है ना, ताजे अवक्षेप लिख दीजिए, अवक्षेप। ताजे अवक्षेप को क्लोराइड में बदला जा सकता है। ताजे अवक्षेप को क्लोराइड में बदला जा सकता है किसके द्वारा? कोएगुलेशन के द्वारा लिखते ना, कोएगुलेशन के द्वारा, या पेप्टाइजेशन के द्वारा, या डिफ्यूजन के द्वारा, नन ऑफ दिस के द्वारा। चलिए 5 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पेप्टाइज के द्वारा, यानी ताजे अवक्षेप को क्लोराइड में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो पेप्टाइजेशन के द्वारा। आगे चलेंगे, सब लोग सही लगा रहे हैं। चलिए आप लोग कमेंट करते चलिए, ठीक है, सबका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? किस गैस का जो अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होगा? किसके द्वारा?
चारकोल के द्वारा अवशोषण सबसे अधिक होता है। बताइएगा किसका होगा? तो सर जी चारकोल यानी कार्बन की मात्रा ज्यादा है तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड का, है ना। कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। इसको आप लोग VVI लगाइए, ठीक है, इसको VVI लगाइए फॉर एग्जाम 2024 के लिए लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हालांकि 2018 में पूछा भी है। 7 में चलते हैं कि PO क्या अच्छा है, एक कैसा है PO क्या है? PO नहीं P2O5 होना चाहिए यहाँ पास, है ना। P2O5 एक अच्छा है, एक क्या अब अधिशोषण है, अधिशोषक, अवशोषक, अवकारक या रंग विनाशक क्या है? याद रखिएगा यह एक अवशोषक है। क्या है? अवशोषक है, अवशोषक है। P2O5 अच्छा एक अवशोषक है, ठीक है। 8वां नंबर, चलिए एकदम देखिए आंसर बताइए कि टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या है? टाइलिन नामक एंजाइम कहां से प्राप्त होता है? सबको पता है, क्या? लार से। लार कहां से टपकता है? तो जीभ के बगल से, जीभ से, है ना, यानी कि जीभ की लार से, है ना। यानी टाइलिन जो है नामक एंजाइम जीभ के लार से प्राप्त होता है, उसमें होता है। आगे बढ़ते हैं कि तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त कैटेलिस्ट पढ़े होंगे आप लोग, है ना। कैटेलिस्ट पढ़े होंगे या हिंदी में उसको उत्प्रेरक बोलते हैं। कि तेल को वसा में बदलने के लिए प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा? नहीं होता है, क्या होता है? निकेल होता है ना। कि तेल को वसा में बदलने के हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक जो है Na होता है। चलिए बहुत ही अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाइए। दूध एक उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो सर पायस का। किसका? पायस का। और ढेर सा सॉल का भी, जेल का भी, निलंबन का भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दूध का ही पूछता है। इसको VVI लगा लीजिए। दूध कैसा है? पायस है। आपको बहुत दूर तक काम देगा ही, यानी दूध एक उदाहरण है पायस का। आगे बढ़ते हैं 10 के बाद 11 पर कि समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का जो आयतन होता है, ये भी सबको पता है, ये भी सबको पता है, इसलिए इसको भी VVI लगाइए। सबको पता है इसलिए नहीं, बल्कि 2024 में आ रहा है इसलिए VVI लगाइए। हालांकि 2015 में जो स्टूडेंट दिए थे उनका पूछा था। क्या होगा राइट आंसर? तो सर जी 22.4 लीटर होता है। समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का जो आयतन होता है 22.4 लीटर। आगे बढ़ते हैं 12 कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? लेविस एसिड कौन है? प्रबल क्या बोला? प्रबल लेविस एसिड कौन है? 12 का सब लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं सर कि फ्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है, आयोडाइड होता है। क्या होता है सबका? एसिड की प्रक्रिया में एसिड अगर बोलता है प्रबल लेविस एसिड बोल रहा है तो प्रबल लेविस एसिड की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा होता है। ऐसे इस तरह से, यानी जिसमें आयोडीन की मात्रा होगा वो ज्यादा होगा और बाकी फ्लोराइड कम होगा, क्लोराइड उससे थोड़ा ज्यादा, ब्रोमाइड उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा आयोडाइड में आयोडीन कह सकते हैं। यानी सबसे ज्यादा प्रबल लेविस अम्ल जो है Bi3 है ना, Bi3 हो जाएगा। और सबसे कम क्या हो गया? कमजोर। इधर क्या हो गया? इधर कमजोर हो गया, इधर क्या बोले? तो इसको प्रबल बोल सकते हैं, मैंने मजबूत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 12 के बाद 13 नंबर कि जौ झिल्ली में छाने जाने वाले, ठीक है, जौ झिल्ली में छान जाने वाले विलयन क्या कहलाता है? समांगी विलयन, निलंबन, कोलाइडी विलयन या अपधेर का विलयर नहीं, वही विलयन। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों बताइएगा। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसको हम क्या बोलते हैं? समांगी विलयन। जौ झिल्ली में छन जाने वाले विलयन कहलाता है समांगी विलयन, है ना। बिल्कुल सही बात। आगे चलते हैं 14 निम्नलिखित में कौन कोलाइडल घोल नहीं? क्या बोला? कोलाइडल घोल नहीं है। कौन जो है कोलाइडल घोल नहीं है? बताइएगा। बहुत ही लाजवाब, इसको लगाइए और एग्जाम 2024 के लिए बताइएगा। निम्नलिखित में कौन जो है कोलाइडल घोल नहीं है? कौन नहीं है? तो जेल एक जो है कोलाइडल घोल नहीं है। बाकी दूध है, गोंद, इसको कहिए गोंद कहिए, ठीक है, गोंद कहिए या अच्छा धू कहिए, है ना, ये धुआं कहिए इसको। सब क्या है? सब कोलाइडल बनाता है ना, गाढ़ा बनाता है। दूध, गोंद और धुआं, ये सब क्या है? कोलाइडल विलयन है, कोलाइडिक घोल है। बाकी जेल कोलाइडिक विलयन नहीं है। और दूध पायस का भी उदाहरण कह सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, आप लोग पढ़े होंगे टिंडल प्रभाव पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़े होंगे तो हम थ्योरी बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है। टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित होता है? वास्तविक घोल के द्वारा
प्रदर्शित होता है टिनल प्रभाव, या पोल के द्वारा, घोल के द्वारा कहिए, इसको घोल कहिए, या कोलाइडल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सब लोग लगाएंगे, क्या होगा राइट आंसर? तो जल्दी वास्तविक घोल के द्वारा हम टिनल प्रभाव को प्रदर्शित कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। टिनल प्रभाव जो है ना, ये जो इसको हालांकि 2024 के लिए VBA लगा लीजिए, ठीक है, 2024 के लिए VBA लगाइए। और हालांकि क्वेश्चन पूछा भी है 2018 में। आगे बढ़ते हैं 15 के बाद 16 में बोल रहा है कि अपमार्जक को, अपमार्जक मतलब जानते हैं ना, सरफ है ना, अपमार्जक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पृष्ठीय सक्रिय, कोलाइडी, निलंबन, या इनमें से कोई नहीं है। अपमार्जक को हम लोग पृष्ठीय सक्रिय बोलते हैं। तो फिजिक्स में बोलता है कि अपमार्जक मतलब कि क्यों उसमें गोला बनता है ना, तो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण, है ना। जैसे सरफ का जमीन में मतलब कि मान लीजिए हाथ में लगे झाग बना लेता है, तो सरफेस टेंशन के कारण। या पृथ्वी पर बिक दीजिए तो क्या होगा, उठा उठा रहेगा, उसमें भी पृष्ठ सरफेस टेंशन के कारण। लेकिन ये तो फिजिक्स की बात हो गया। लेकिन यहाँ बोल रहा है केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अपमार्जक को क्या कहा जाता है? तो पृष्ठ सक्रिय, मतलब एक तरह से सरफेस से ही अटैच है ना। आगे बढ़ते हैं 17 कि तेल तथा पानी के संयोग से बना। अच्छा, तेल पानी एक समान मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। तो इससे बना जो क्लाइडी विलयन, उसको हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको हम इमल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सन, यानी तेल तथा पानी के संयोग से बना क्लाइडी विलयन को हम इमल्सन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे 18 पर। यूरिवेज उदाहरण है। यूरिवेज किसका उदाहरण है? यूरिवेज किसका उदाहरण है? अम्ल क्षार उत्प्रेरक का, एक कोलाइडर का, एक एंजाइम का, या अपमार्जक का। यूरिवेज उदाहरण जो है एंजाइम का, याद रखिएगा किसका उदाहरण है? एंजाइम का। 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 19 पर। निम्नलिखित में कौन सा द्रव सन्निहित, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, इसको लगाइए VBI और एग्जाम 2024 के लिए। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही, कैसा द्रव स्नेही क्लोराइड है? द्रव स्नेही क्लोराइड है कौन जो है? तो हम लोग याद रखिएगा गोंद, है ना। गोंद जो है द्रव स्नेही। निम्नलिखित में कौन सा एक द्रव स्नेही क्लोराइड है? तो गोंद द्रव स्नेही। एक होता है द्रव तरल संयोजी, है ना, तरल संयोजी ऊतक को तरल संयोजी नहीं संयोजी होता है, इसको में होता है रक्त। अगर इस तरह से पूछता तो हम लोग रक्त लगाते हैं, तरल संयोजी ऊतक रक्त को कहते हैं। लेकिन बोल रहा है कि द्रव स्नेही क्लोराइड गोंद को हम कहेंगे, ठीक है। समझ गए सभी लोग? बिल्कुल सही बात। और इसको VBI लगा दीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए, हालांकि 2012 में पूछा भी था। आगे बढ़ते हैं 20 पर। निम्नलिखित में किसमें टिनल प्रभाव संभव नहीं है? किसमें, फिर से आ गया, किसमें जो है टिनल प्रभाव संभव नहीं है? किसमें? निलंबन में, पायस में, शर्करा विलयन में, या स्वर्ण सौल में? किसमें संभव नहीं है टिनल प्रभाव? तो शर्करा विलयन में। कैसा? मिठास विलयन में, शर्करा विलयन में जो है टिनल प्रभाव संभव नहीं है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रक्त पर आवेश पाया जाता है। रक्त पर कैसा आवेश पाया जाता है? शून्य आवेश, ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, या गैस में द्रव? चलिए बताइएगा क्या होगा? तो रक्त पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। तब तो हम लोग क्या करता है? करंट लगता है ना। बोलते हैं किसी को करंट लगे। करंट क्यों करंट लगता है? तो उसमें क्योंकि रक्त में क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, जिसके वजह से करंट प्रवाहित हो जाता है। चलिए पॉजिटिव को नेगेटिव, फेज हम लोग बोलते हैं ना, फेज आ गया, फेज एक प्लस लग गया तो एक ऋणात्मक है, इसलिए क्या होगा? प्लस में दोनों टकरा गए, इसलिए क्या होता है? झटका लगता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रल, सीधे धरती से भी न्यूट्रल लेते हैं, अर्थिंग लेते हैं। लेकिन जब हम लोग सुने होंगे कि आप किसी सूखे स्थान पर खड़े होकर प्लास्टिक धरिए, उससे फिर मारवे नहीं करेगा प्लास्टिक, क्योंकि रक्त से पहले क्या आ गया? एक इंसुलेटर आ गया, जिसकी वजह से करंट का झटका नहीं महसूस होगा। लेकिन खुले हाथ या भींगे हाथ धरिएगा तो पक्का आपको झटका लगेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर कि द्रव फलों के स्थापत्य का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? द्रव जो है फलों के, फलों नहीं होना, द्रव स्नेही नहीं, यहाँ द्रव स्नेही होना चाहिए, फल कैसे हो? द्रव स्नेही के स्थापत्य का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? आकार, आवेश, घनत्व, या क्या लिखा है? व्यतिकरण होना चाहिए, है ना। नहीं, द्रवीकरण, इसको द्रवीकरण क्या हो जाएगा आंसर? तो आवेश होता है, यानी द्रव स्नेही के स्थापत्य का प्रमुख कारण चार्ज हो सकता है। क्या होगा? चार्ज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर 23 पर। एंजाइम का मुख्य अवयव होता है। एंजाइम का मुख्य अवयव कौन है? तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, इसको लगाइए। एंजाइम का मुख्य अवयव हम लोग 10वीं में पढ़े हैं, किसका बोलते हैं? तो एंजाइम जो है प्रोटीन में, है ना। यानी एंजाइम का मुख्य अवयव होता है प्रोटीन। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 24 पर।
उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाले कौन है वैज्ञानिक? उत्प्रेरक कौन ऐसा वैज्ञानिक है जो सबसे पहले उत्प्रेरक का व्याख्या किया था? बताइएगा सब लोग, उत्प्रेरक की व्याख्या करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो बर्जीलियस महोदय जी ने उत्प्रेरक मतलब कैटेलिस्ट का क्या किए थे? व्याख्या किए थे। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 26 पर डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में धनावेशित सॉल्ट का उदाहरण है कौन? जो है धनावेशित सॉल्ट का उदाहरण है। धनावेशित सॉल्ट का उदाहरण कौन है? स्वर्ण है, सोना है, जिलेटिन है, FeOH के होल्ड 3 या AS2S क्या AS2S3 का किसका होगा? तो जिलेटिन का। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। निम्न में धनावेशित सॉल्ट का उदाहरण जिलेटिन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VBI लगाइए और एग्जाम 2024 के लिए। आगे बढ़ते हैं 26 के बाद 27 पर। भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है किस पर? कच्छ ताप पर, उच्च ताप पर, किसी भी ताप पर या अति निम्न ताप पर। 27 का राइट आंसर सब लोग बताएंगे। तो कच्छ ताप पर है ना, कच्छ का यह रूम टेम्परेचर पर भी कह सकते क्या? रूम टेम्परेचर पर भी कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण की क्रिया जो होता है रूम टेम्परेचर पर होता है। बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से द्रव स्नेही क्लोराइड, फिर बोला द्रव स्नेही क्लोराइड का उदाहरण कौन है? द्रव स्नेही क्लोराइड का उदाहरण कौन है? बताइए, द्रव स्नेही क्लोराइड का उदाहरण। द्रव स्नेही अभी हम लोग पढ़े ना ऊपर कि द्रव स्नेही क्लोराइड का उदाहरण कौन है? इसमें तो और कुछ दे दिया है। द्रव स्नेही इसमें स्वर्ण है, गंधक है, कोयला है, जिलेटिन है। किसको लगा? जिलेटिन भी लगा सकते हैं यहाँ पर, है ना। जिलेटिन कहाँ नजर आ गया? देखिए जिलेटिन पाया जाता है, आप कभी दाढ़ी बनाने गए होंगे तो फोम जो होता है, जो मतलब कि क्या बोलते हैं, साबुन जो नहीं ब्रश करे ऐसे ऐसे रगड़ता है ना दाढ़ी पर, जो साबुन के जैसा मतलब फेनाता है, उसका ये झाग जो बनाता है ना, का ये सरल भाषा में झाग बनाता है, उसमें क्या पाया जाता है? जिलेटिन। क्यों? जिलेटिन मिलाने की वजह से जल्दी, ताकि जल्दी ना सूखे, है ना, जल्दी ना सूखे, इसलिए क्या करते हैं उसमें जिलेटिन मिलाते हैं। तो एक द्रव स्नेही क्लोराइड का उदाहरण है। समझ गए? आगे चलते हैं 29 पर कि x/m तथा p के मध्य वक्र क्या कहलाता है? x/m तथा p के जो मध्य वक्र है वह क्या कहलाता है? याद रखिएगा, यह जो कहलाता है अधिशोषण समतापी वक्र। क्या? अधिशोषण समतापी वर्ग कहलाता है। बिल्कुल सही बात, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि x/m तथा p के मध्य जो वक्र कहलाता है उसको क्या कहते हैं? अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। चलिए 30 पर क्लोराइडी सोल है। क्लोराइडी सोल क्या है? वास्तविक विलयन है, निलंबन है, विषमांगी बॉल है, सोल है या समांगी सोल है। 30 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, विषमांगी। क्लोराइडी सोल एक विषमांगी सोल है। बिल्कुल सही बात, विषमांगी सोल है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। देखिएगा आप लोग, और कुछ इस तरह से है कि साबुन ग्रीस को किसके द्वारा बाहर यानी निकालता है। ठीक है, चलिए बताइएगा। पहला है अधिशोषण, दूसरा इमल्सीकरण, तीसरा स्कंदन और चौथा इनमें से कोई नहीं या किसी से नहीं, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 है, जो एक्चुअली राइट होगा वो इमल्सीकरण। क्या होगा? इमल्सीकरण, यानी साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? तो इमल्सीकरण के द्वारा। आगे चलते हैं। उत्प्रेरक एक वस्तु है, मैंने कैटलिस्ट आप लोग पढ़े होंगे, है ना, कैटलिस्ट आप लोग पढ़े होंगे। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है? चलिए पहला है उत्पादन के समय अवस्था साधन को बढ़ा देता है, या प्रतिक्रिया के समय अवस्था स्थिरांक को प्रवर्धित कर देता है, या समय अवस्था प्राप्त करने के लिए के समय को कम कर देता है, या प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए 32 का सही आंसर क्या हो जाए दोस्तों? तो समय अवस्था का जो प्राप्त होता है उसको क्या करता है? समय को कम कर देता है। क्या करता है? टाइम को मतलब टाइम कम समय में ज्यादा प्रोडक्ट बनाने, मतलब कि प्रतिक्रिया अभिक्रिया सही से कर पाता है। ठीक है, चलिए 33 निम्नलिखित में ठोस समुदाय है ना, कैसा? ठोस समुदाय। निम्नलिखित में ठोस समुदाय कौन है? चलिए बताइएगा सभी लोग, चलिए बताइए क्या होगा? पहला है धूम्र माने धुआं, केक होगा, संश्लेषित जैम होगा, या प्यूमिस पत्थर होगा। क्या हो जाएगा? चलिए सब लोग बताएंगे। तो याद रखिए ठोस एवं ठोस संश्लेषित जैम जो है ये ठोस का क्या है? मिश्रण कह सकते हैं, यानी ठोस का समुदाय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो धूम्र तो हो गया, गैस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर कि ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए लॉग और लॉग पी। अच्छा, क्या लिखा हुआ है कि लॉग और लॉग x/m होना चाहिए।
log x बटा m एवं log p के, ठीक है, log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है, तो ग्राफ के ढलान जो होता है बराबर किसके बराबर हो जाएगा? चलिए पहला है k के बराबर, log k के बराबर इन ln का ही है, ये log का ही, ठीक है, ln का ही log का ही बराबर है, या 1 बटा n के बराबर है। क्या होगा 34 का राइट आंसर बताइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा? तो log k के बराबर होगा जब ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x बटा m और log p के जो बीच ग्राफीय रेखा होता है वो log k के क्या होता है? बराबर होता है, ढलान, ठीक है, स्लोप। आगे चले क्वेश्चन नंबर 35 पर, कि शोषण की प्रक्रिया होती है, कैसा शोषण की प्रक्रिया होता है? उपोष होती है, पृष्ठीय घटना होता है, ऑक्सीकरण होता है या अवकरण होता है। चलिए 35 का सब लोग बताएंगे कि अधिशोषण का जो प्रोसेस होता हुआ पृष्ठीय घटना देखा जाता है, उसमें किस कौन घटना होता है? तो अधिशोषण कहिए यहाँ अधिशोषण लगा दी, ठीक है। अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है वह पृष्ठीय घटना के कारण होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, कि अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है, क्या कहलाती है? दिव्य क्या हुआ? द्रव्य होना चाहिए, द्रव्य मुक्त ऊर्जा, अंतर्निहित ऊर्जा, अधिशोषण ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। चलिए सब लोग बताएंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बताइएगा सभी लोग क्या होगा राइट आंसर इसका? अधिशोषण हो जाए, क्या होगा? अधिशोषण में अधिशोषण ऊर्जा ना होगा, अधिशोषण में जो मुक्त ऊर्जा होता है उसको भी अधिशोषण एनर्जी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ जो है वैसा कोई मैटर जो है जो जल के क्या करता है? पृष्ठ तनाव को कम कर देता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट या उत्प्रेरक या पृष्ठ सक्रिय कारक। चलिए 37 का सब लोग बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल का पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन से सक्रिय है, मतलब रिलेटेड है, इसलिए या इसमें भी हो जाएगा क्या होगा? पृष्ठ सक्रिय कारक, है ना। जो पदार्थ जल का क्या करता है? पृष्ठ तनाव कम कर देता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? पृष्ठ सक्रिय कारक बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 38 पर, कोलाइडी विलयन की कौन सी अवस्था कुहासा में होती है? कोलाइडी विलयन की जो अवस्था होता है, कौन सी अवस्था कुहासा में होती है? गैस का गैस में परिक्षेपण, या ठोस में गैस में ठोस का परिक्षेपण, या ठोस का ठोस में परिक्षेपण, या गैस का द्रव में परिक्षेपण। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? याद रखिएगा, विलयन में कौन सी अवस्था? कुहासा जानते हैं, कुहासा में एक क्या होता है? मतलब उसमें नमी होता है, यानी द्रव की अवस्था होता है। दूसरा क्या होता है? तो गैस होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? गैस होता है। पहला क्या मतलब कि कहा जाए तो द्रव और गैस का मिश्रण होता है कुहासा में, ठीक है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, गैस एवं द्रव का परिक्षेपण कहिए या मिलावट कहिए या मिश्रण कहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है, क्या कहलाता है? अपवहन कहलाता है। बस इसका एक तरह से क्या है? परिभाषा है, क्या है? डिफिनेशन है, बताइए क्या कहते हैं उसको? टिंडल प्रभाव कहते हैं, पायस बोलते हैं, या वैद्युत कण संचलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 39 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? बताइए सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? 39 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात, क्या हो जाएगा? वैद्युत कण संचलन। इसको अलग अलग कर देते हैं, वैद्युत कण संचलन, वही लिखा हुआ है, ऐड हो गया एक साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, ये दूध है। चलिए इस दूध हम बता चुके हैं, बता चुके हैं कि जल में परिक्षेपित वसा है, या वसा में परिक्षेपित जल है, या तो तेल में परिक्षेपित वसा है, या तेल में परिक्षेपित जल है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो क्या होगा? जल में है। कैसा में? किसमें? जल में परिक्षेपित वसा को ही क्या कहते हैं? दूध है। दूध जो है जल में परिक्षेपित वसा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अच्छा लास्ट हो गया यहाँ पास, ठीक है। यहाँ पास क्लास खत्म होता है, चैप्टर 6 आ जाएगा, तो चैप्टर 6 का हम नेक्स्ट सेशन में करवाएंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, ये क्लास कैसा रहा, आपका इंतजार रहेगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। बाकी कोई भी दिक्कत होता है कि हाँ एक चीज याद रखिएगा, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर जाइए, सभी लोग ज्वाइन टेलीग्राम, ठीक है। बाकी जो टेलीग्राम का लिंक है इसे कमेंट बॉक्स में हम आपको डाल देंगे, ठीक है। आप सभी लोग ज्वाइन कर जाइएगा टेलीग्राम पर, वहां प्रतिदिन का पीडीएफ मिल जाता है। भाई कैसा रहा क्लास, आप सभी लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।